विनोद जी, ये जो जेडीयू ने आज फिर कह दिया, विजय कह रहे हैं नहीं दे सकते स्पेशल स्टेटस। अभी हाल फिलहाल की जितनी व्यवस्थाएं हैं, वो चाहे 14वां फाइनेंस कमीशन हो, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी कि सिर्फ हिली स्टेट को मिल सकता है और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिल सकता है। नीतीश कुमार ये जानते हैं नहीं मिल सकता स्पेशल स्टेटस का दर्जा जब तक एक लंबा प्रोसेस फॉलो ना हो, 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट ना दे, नीति आयोग सिफारिश ना करे। लेकिन उसके बावजूद ये जो बार बार, मैं कह रही हूं इसको धचका, हमारे गांव में धचका कहा जाता है, ये धचका देने की कोशिश, क्या दिखाने की कोशिश है नीतीश कुमार की और नायडू की? लेकिन नीतीश कुमार जो है वो जो भी फैसला जो भी कर रहे हैं, वो बिहार विधानसभा के जो संभावित चुनाव अगले वर्ष में हैं, हाँ। वैसे तो अक्टूबर में है, होना चाहिए टाइम टेबल के हिसाब से चुनावी जो है, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए चुनाव। वो चाहते हैं कि अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ हो जाए और शायद झारखंड भी उसके साथ करा दिए जाएं। और यही उनका लालू यादव के साथ भी जो मतभेद हुए थे आरजेडी के साथ, उसमें भी एक मुद्दा था। बीजेपी उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि अभी वो नंबर 2 की पार्टी है वहाँ बिहार में। नीतीश जी काफ़ी पीछे हैं, तो अनकंफर्टेबल है, बहुत असहज है उसको लेकर के। तो और इसलिए नीतीश जी ने पहले जाति जनगणना का मुद्दा बनाया, जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए, और उसके बाद वो चाहते थे, फिर आरक्षण दिया उन्होंने, जो हाईकोर्ट ने बाद में भी उसको रोक दिया है, जिसको फिर लेके, तो वो चाहते थे उसी आलोक में चुनाव हो जाए। आरजेडी तैयार नहीं हुआ उसके लिए, क्योंकि उसके पास 76 सीटें हैं, वो नहीं चाहता कि अब वो विशेष राज्य को मुद्दा बना करके फिर एक माहौल बनाना चाहते हैं जो विधानसभा चुनाव में उनका एक मुद्दा बने। और विशेष राज्य का मुद्दा नीतीश जी का आज से नहीं है, जब वो अटल जी के जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री थे, तभी जब शपथ ली थी तब से वो नहीं, वो दिल्ली में बाकायदा बहुत बड़ी रैली की थी, लाल किला मैदान में नीतीश जी ने बहुत बड़ी रैली की थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, बताओ मुख्यमंत्री आए थे वो। और तब से लगातार वो मुख्यमंत्री है, बीच में थोड़े समय के लिए जीतन राम मांझी बने थे, और कम से कम एनडीए की अटल जी की सरकार में वो थे, और मोदी जी की सरकार में 2000 पिछली वाली सरकार के साथ भी गठबंधन था उनका, 2017 में जो उन्होंने गठबंधन दोबारा जब आए थे, और अब भी है। तो उन पर भी ये होगा, भाई आप गठबंधन में जब शामिल हैं तो आप दबाव बढ़ाइए। तो वो इस दबाव को बनाएंगे कि कल को अगर कोई स्थिति बनती है, देखिए नीतीश जी के बारे में, भविष्य के बारे में, उनके बारे में कहना तो उनके अलावा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो अगर कहीं उनको दोबारा से फिर वापस लौटना पड़े आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव में, अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो वो इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना करके, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल हो जाएगा या आज ये परसों हो जाएगा, लेकिन वो एक मुद्दे, इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे, बनाएंगे। और चिराग पासवान की मजबूरी होगी इस मुद्दे के साथ जुड़ना, क्योंकि तो बिहार का मुद्दा है। तो ये जो जीतन राम मांझी की मजबूरी होगी इस मुद्दे के साथ जुड़ना, बिल्कुल, वो तो क्योंकि बिहार का मुद्दा है। सुमन का बयान आया, चिराग पासवान का बयान आ गया, लेकिन विशेष राज्य की मांग सामने रखकर ये जो बार्गेनिंग चल रही है, इसमें वो पैसा हासिल करने में कामयाब रहेंगे? इतना दबाव बना देंगे कि जो पैसा मांग रहे हैं वो केंद्र सरकार देने पर मजबूर हो जाए। हाँ भाई, केंद्र सरकार विशेष पैकेज की तो बात करेंगे ही। जब बिहार का विभाजन हुआ था, झारखंड अलग हुआ था, तब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, और तब लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा इसकी डिमांड की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और 70,000 करोड़ का पैकेज मांगा था उन्होंने उसके लिए। उस समय 70,000 करोड़ का पैकेज मांगा था। अब अभी तक पैकेज तो मिला नहीं, तो विशेष राज्य के दर्जे को मुद्दा बना करके नीतीश जी कोशिश करेंगे कि वो पैकेज मिल जाए, तो एक फेस सेविंग उनकी बिहार में हो जाए, और एनडीए के साथ है वो, तो एनडीए के साथ बने रहने का भी आधार मिल जाए कि भाई हमने विशेष राज्य का मांगा दर्जा, लेकिन हमको पैकेज मिल गया, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो इसलिए वो इस मुद्दे को एक प्रेशर रूप में, उन्हें मालूम है नीतीश जी। तो ये बिना शर्त समर्थन कहाँ हुआ फिर विनोद जी? नहीं, कोई जो कह रहे थे एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग में कि हमारा जो है वो तो हमें मिल ही जाएगा, कोई शर्त नहीं है समर्थन की, बिना शर्त समर्थन, तो बिना शर्त समर्थन तो हुआ नहीं है, तो गिव एंड टेक हुआ कि भाई हम समर्थन दे रहे हैं, सरकार बचा रहे हैं, तुम पैसा दो, खजाना खाली। गरिमा जी, कोई समर्थन बिना शर्त नहीं होता है, चाहे एनडीए का हो, चाहे यूपीए का हो, कहीं भी हो, गठबंधन में सब शर्तें होती हैं, लेकिन वो शर्तें पर्दे के पीछे होती हैं, बंद कमरों में होती हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्तें नहीं रखी जाती, जब ज्वाइन तब बिना शर्त ही कहा जाता है। ये वैसे ही है कि बिना दहेज की शादी हो रही है, होती नहीं, लेकिन कहा जाता है बिना दहेज शादी हो रही है, 1 रुपए पे हो रही है, बिल्कुल क्या कहते हैं, हल्दी चंदन पर जो है, और एक साड़ी में लड़की आ जाएगी। ये बहुत उत्तर प्रदेश में और बिहार में और सब हमारे उत्तर भारत में कहा जाता है, लेकिन लेन देन जो होता है वो
अंडर डीलिंग में होता है, उसी तरह से बिना शर्त समर्थन। तो ये राजनीति में बड़ा आसान है बिना शर्त समर्थन कह देना, लेकिन कोई नायडू के बयान है विनोद जी हाल फिलहाल के, अभी तक ये लग रहा था कि चलिए अगर वित्तीय अनुदान मिल गया 1 लाख करोड़ का तो नायडू थोड़े दिन के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन दोबारा से ये स्पेशल स्टेटस की मांग करना और ये कहना कि भाई कोई और मतभेद नहीं है, विशेष राज्य के दर्जे पर मतभेद है, ये रिफ्ट आगे बढ़ेगा क्या? और नायडू पहले कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, समर्थन वापस ले चुके हैं, फिर कर सकते हैं नायडू। अभी आपने जनता को जवाब देना है। अभी आपने एक जिक्र किया था कि एक बीट हो गई थी कि चंद्रबाबू नायडू जो है जब दिल्ली आए तो क्या करते। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के इस जमाने में हम लोग तब भी कवर करते थे, और उस वक्त चंद्रबाबू नायडू जो है तब खैर ताकत उनकी ज्यादा थी और बीजेपी की ताकत कम थी। तब बीजेपी की 32-33 शायद सांसद, 32-30 से ज्यादा सांसद थे, 32 सांसद थे, और बीजेपी के 186 या 147 सांसद थे। तो एनडीए में चंद्रबाबू नायडू एक सबसे बड़ी ताकत थे। तो उस वक्त जो है वो झकझोरते थे तत्कालीन एनडीए सरकार को, वहां से एक बयान देते थे और उसके बाद यहाँ हलचल मचती थी। फिर प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और 1-2 नेता उनको लगाया जाता था बाबू को मनाने के लिए। जॉर्ज फर्नांडीज, पर्दे के पीछे बात होती थी, और सब जब चीजें सेटल हो जाती थी तब यार नायडू साहब जो उनके संसदीय दल के नेता थे वो आते थे और वो आकर के फिर जो है बात करके, और उसके बाद बाबू आते थे और बाबू को जो लेना होता था राज्य के लिए अपने वो लेके चले जाते। तो ये उनकी पुरानी स्टाइल रही है। देखिए एक चीज मैं बता दूं फैक्चुअली थोड़ा सा, आपने जो संबोधन बोला, चंद्रबाबू नायडू 2019 से 2024 की सरकार में नहीं थे, 303 वाली सरकार में नहीं थे, वो 2014 से 2019 की सरकार में के दौरान थे, और 19 के चुनाव से पहले उन्होंने अपना समर्थन वापस लेकर के वो कांग्रेस से समझौता किया था उन्होंने। तब 283 की सरकार की ताकत थी और उस सरकार में शामिल थे वो। लेकिन उसमें चूंकि मोदी जी उस वक्त बिल्कुल पूरे अपने शबाब पे थे राजनीति में, और उनका जलजला और दबदबा बरकरार था और भाजपा की ताकत थी, तो उन्होंने उनकी बातों पे उसके दबाव को कभी स्वीकार नहीं किया, और फिर उसके बाद वो अलग हो गए। चंद्रबाबू और अलग होने के बाद उन्होंने क्या क्या बयान दिए एक दूसरे के खिलाफ। जी इस वक्त दबाव है, इस वक्त निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार है तो दबाव में तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन मोदी जी की जो प्रकृति है, हम लोग जितना जानते हैं उनको एक नेता के रूप में, वो बहुत दबाव में आने वाले नेता हैं नहीं। वो देखिए जिस तरह उन्होंने सरकार का गठन किया है और स्पीकर और सब कुछ ऐसे ही है जैसे पुरानी सरकार। लेकिन 60,000 करोड़ रुपए स्वीकार भी कर लिए पिछली विजिट में जब आए थे चंद्रबाबू नायडू, तो 60,000 करोड़ को तो मंजूरी मिल गई, और सुनने में आ रहा है कि वहां पर जो कंपनियां हैं वहां विजिट के लिए, स्क्रूटनी के लिए, रेकी के लिए पहुंच भी गई हैं आंध्र प्रदेश। उतना लेन देन तो चलता है ना भाई। आपको अगर किसी दल ने समर्थन देकर सरकार बनवाई है आपकी, तो उतना तो कंसीड करना पड़ेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में अपना आधार भी बनाना चाहती है। यशवंत देशमुख उसके बारे में बहुत बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि जिस तरह भाजपा ने चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन करके अपनी स्थिति वहां मजबूत की है, तो वो भविष्य भी देख रहे हैं, बीजेपी देख रही है मोदी जी कि भविष्य में अगर कभी, जैसे उड़ीसा में क्या हुआ, उड़ीसा में आज बीजेपी की सरकार है, 21 में से 20 सांसद हैं उनके, तो कल को आंध्र प्रदेश में भी ये स्थिति बने, इसके लिए भी वो अपनी पोजीशनिंग भी तो करेंगे आंध्र प्रदेश के लिए। तो ये गिव एंड टेक वाला सीधे सीधे मसला है, बिना शर्त समर्थन का कोई